अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से 100 एटमॉस्फेयर तक बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर कांस्टेंट बोला हुआ और बोला हुआ है कि सेल के जो पोटेंशियल है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो आप ये ध्यान दो कि जब भी कभी पोटेंशियल का आपको नेचर नहीं बता रखा है तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मान करके चलना है। यह यूपीएससी की गाइडलाइन है। अब मेरे को जब यहाँ पर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट पूछा हुआ है तो मैं तो हाइड्रोजन की हाफ सेल जो रिएक्शन लूंगा वो रिडक्शन की रिएक्शन लूंगा तो यह जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव्स H2 गैस। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के जब क्वेश्चंस आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको मेरी ये बात याद आएगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब पोटेंशियल का नेचर नहीं बताया जाता है तो उस वक्त हम लोग पोटेंशियल क्या मान करके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मान करके चलते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं तो ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर कितना आ रहा है 2 log बेस 10 PH2 प्रोडक्ट के रूप में अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर। दो केस बना लेते हैं। पहले केस में अपन लोग प्रेशर कितना रख लेंगे 1 एटमॉस्फेयर और नेक्स्ट केस में कितना कर देंगे 100 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास में जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर जो चेंज है वो फाइनल माइनस इनिशियल करने से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस जो मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट, इसमें ई आ जाएगा, ई नोट रिडक्शन तो 0 है, माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10, प्रेशर कितना 1, ये H प्लस भी कितना 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, log 1 का वैल्यू कितना 0। तो फर्स्ट केस में तो जो मेरे पास में E आ रहा है वो 0 वोल्ट आ रहा है। अब केस सेकंड में E इक्वल्स टू ई नोट तो अभी भी क्या रहेगा 0 माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10, प्रेशर को अब 1 से इंक्रीज करके 100 एटमॉस्फेयर कर दिया तो यहाँ पर log 100 और कंसंट्रेशन को अभी भी क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है तो 1 स्क्वायर log 100 का वैल्यू log 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा बच्चों। 2 log 10 कितना होता है 2 log 100 हो गया 2, तो ये आ जाएगा माइनस 0.0591 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2 कैंसल, तो आ जाएगा माइनस 0.0591 वोल्ट। ये चेंज है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस 0.0591 का जो आपके पास में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनल वोल्टेज है ये 0.059 वोल्ट से क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। किसके कंपैरिजन में, इनिशियल के कंपैरिजन में। अब जो ये क्वेश्चन था इसका तो पूरा डिस्कशन आपके सामने हो ही गया। इसी क्वेश्चन को पीएच के लिए भी पूछा हुआ है। अब उसमें पीएच में क्या पूछा हुआ था कि पीएच का वैल्यू कितना चेंज हो जाएगा जब आपने क्या किया, सेल का जो प्रेशर है, ये जो गैस का प्रेशर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, इसे 1 एटमॉस्फेयर से 100 एटमॉस्फेयर तक लेकर के चले गए। तो जो मेन फॉर्मूला था यहीं पर ही मैं देख लूं तो ये ई रिडक्शन इसको क्या हो जाएगा, ई नोट रिडक्शन माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10, जो H प्लस आ रहा है इसको अपन किस रूप में ले सकते हैं, पीएच के रूप में ले सकते हैं। तो यहीं से ही पहले इस H प्लस का फॉर्मूला पीएच के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस log ऑफ H पॉजिटिव इसको क्या होता है पीएच, और उसके बाद में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनसे हम लोग कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर आ जाता। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में जरूर मिलेगा, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस के रूप में उसे एक बार सोल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में Cu+2 से Cu का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल बता रखा है 0.34 वोल्ट बता रखा है और हमसे पूछा है कि कौन सी सिचुएशन में जो है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अभी मैंने आपसे बताया, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो पोटेंशियल कौन सा देखेंगे आप लोग, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो यहाँ से जो मैं रिएक्शन लिखूंगा वो लिखूंगा Cu+2 गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Cu, ठीक है ना। तो यहां से E जो रिडक्शन होगा, ई नोट रिडक्शन जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 एज ए प्रोडक्ट क्या होगा Cu अपॉन में क्या हो जाएगा Cu+2। अब
ये वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब मुझे इससे मैक्सिमम करने के लिए, ई रिडक्शन को मैक्सिमम करने के लिए इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे जो ये Cu सॉलिड है, ये तो वैसे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपॉन में जो Cu+2 है, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, 1 अपॉन में जितना ज्यादा वैल्यू बनता जाएगा, तो log की वैल्यू नेगेटिव उतनी ज्यादा होगी। जैसे 1/1 का वैल्यू क्या है, 0। log 1/2 का वैल्यू क्या है, माइनस का 0.30। log 1/3 का वैल्यू कितना है, माइनस का 0.48। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे log की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। और log की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। यानी मुझे अब अगर E का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे एक ही टारगेट है कि Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे E का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट ये हो गया इस पर्टिकुलर सेक्शन का कि Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ में ई रिडक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला रहा है। अब आपके पास में ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कीजिए और आपका जवाब आएगा। जो भी आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम वाला केस होगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। जैसे ई नोट के केसेस में हम लोगों ने 2 केस पहले देख लिए, जिसमें मैंने कहा था कि ई नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर एन फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें इसे पहले डेल्टा जी नोट में लेकर के जाना ही होगा। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट केस हमारे पास में आ रहा है, इस केस में हमें एक तो इक्वेशन में बता रखा है कि Fe+2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए ई नोट ए वोल्ट है। और Fe+3 Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए ई नोट बी वोल्ट है। और Fe+3 से Fe+2 के लिए ई नोट आपसे पूछा हुआ है। एन फैक्टर चेक करेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर आ रहा है 2, सेकंड में आ रहा है 3, और थर्ड जो टारगेट रिएक्शन आ रहा है उसमें एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दिमाग में ये बात तो पहले से सेट हो चुकी है कि इस बार एन फैक्टर डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्ट ई नोट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करके क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नोट में हमें जाना ही पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं है, आओ फटाफट से डेल्टा जी नोट में चलते हैं। तो यहां से जो आपके पास में डेल्टा जी नोट 1 आएगा, ये आ जाएगा माइनस एन फैक्टर कितना 2 एफ, और इसका जो ई नोट वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ डेल्टा जी नोट 2 इसको लिख देता हूं, तो डेल्टा जी नोट 2 इसको क्या हो जाएगा, माइनस एन फैक्टर कितना आ रहा है 3 एफ, और इसका वोल्टेज क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और जो नेक्स्ट आपके पास में है डेल्टा जी नोट टारगेट, ये डेल्टा जी नोट टारगेट जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एन फैक्टर कितना आ रहा है 1 एफ ई नोट। अब स्टूडेंट्स यहां पर चेक कर लीजिए, जो मेरी टारगेट रिएक्शन है वो ये वाली है, Fe+3 कन्वर्ट्स इनटू Fe+2। मुझे Fe+3 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए और लेफ्ट में ही मिल रहा है। मुझे Fe+2 राइट हैंड साइड में चाहिए, लेकिन मिल रहा किधर है, लेफ्ट में। तो इससे किधर क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा और सेकंड रिएक्शन को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो डेल्टा जी नोट जो है वो क्या बनेगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट 2 माइनस डेल्टा जी नोट 1। अब तो आराम से मैनेज कर सकते हो आप, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि डेल्टा जी नोट जो रहेगा वो क्या होगा, -1 एफ ई नोट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट 2, ये मेरे पास में आ रहा है माइनस का 3 एफ बी माइनस डेल्टा जी नोट 1 माइनस 2 एफ ए। तो यहाँ से एफ वाला टर्म जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, माइनस ई नोट इसको टू क्या आ गया, माइनस का 3b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2a। तो माइनस ई नोट इसको टू -3b + 2a हो गया। अब मुझे तो क्या चाहिए, ई नोट चाहिए ना, तो ई नोट इसको टू क्या हो जाएगा, 3b - 2a वोल्ट। एग्जाम का ही क्वेश्चन है और आपसे प्रैक्टिस भी करवा ली है। वैसे पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी इस टाइप के क्वेश्चंस की, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेंड का क्वेश्चन था, इसलिए एक बार और आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। मैंने 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों इस पर्टिकुलर सेक्शन पे करवाई है। अब जब भी आप क्वेश्चन करें, मेरी इस लाइन को जरूर याद रखें कि सर ने ट्रिक क्या बताई है, फंडा क्या बताया है। एन फैक्टर अगर सेम होगा तो डायरेक्ट ई नोट से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एन फैक्टर डिफरेंट है तो हमें डेल्टा जी नोट पर जाना ही होगा। बस एकदम सिंपल अप्रोच है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप अपने सगे हाथों से कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं पर्सनल इस बात की। अब जो स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परफेक्टली कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है।
और कंसंट्रेशन सेल के बारे में मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी कंसंट्रेशन सेल का केस आएगा तो उसमें एनोड और कैथोड क्या होगी, सेम मेटल की होगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा, बस उनकी कंसंट्रेशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब सोचो एनोड और कैथोड अगर दोनों सेम मेटल के हैं तो आपको पता है कि जो ई नोट हम लोग लेते हैं वो ई नोट क्या होता है, एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड। एक ही मेटल है, उसी का एसओपी ले रहे हैं, उसी का एसआरपी ले रहे हैं, डेफिनेटली वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी, लेकिन जो एसआरपी बनाओगे उस वक्त साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जब उनका एडिशन आप करेंगे, लेट से किसी का एक का मान लो मेटल है, उस मेटल का, जैसे कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर का एसआरपी वैल्यू कितना है, 0.34 वोल्ट है, तो इसका एसओपी वैल्यू कितना होगा, माइनस का 0.34 वोल्ट होगा। अब अगर 0.34 पॉजिटिव और 0.34 नेगेटिव अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ई नोट क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी है, इस बात का कंक्लूजन क्या है कि किसी भी कंसंट्रेशन सेल की बात की जाए तो उसका ई नोट सेल तो हमें क्या लेना है, 0 लेना है। अब बात करते हैं आगे, ई नोट सेल का पहले पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तैयार करवा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे पास में केस आ रहा है, इसमें क्या होगा कि ई ओवरऑल जो सेल होगा वो ई नोट सेल माइनस 0.0591 log अपॉन एन log बेस 10, इसमें ऊपर आ जाएगा एनोड की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, अपॉन में कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। तो ई नोट बताओ कितना लेंगे, 0, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझाया ही है, तो ये तो हो जाएगा कितना, 0 माइनस 0.0591। अब मैं अगर इस केस को डील करूं तो एन फैक्टर कितना है, 2 है, log बेस 10 एनोड यानी कि प्रोडक्ट के रूप में Cu+2, कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, अपॉन रिएक्टेंट के रूप में C2 है। बाकी जो कॉपर है ये सॉलिड कंडीशन में है तो इसका तो एक्टिव मास वैसे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब C1 अपॉन C2 का वैल्यू मेरे पास में पड़ा है। ओवरऑल अगर मुझे E क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे साइन नेगेटिव है, अब उसको पॉजिटिव करने का क्राइटेरिया ये रहा मेरे सामने, log C1 अपॉन C2 का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और वो नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बच्चों ये बात मैंने आपके सामने बहुत बार रख दी है कि log का वैल्यू जब भी मुझे नेगेटिव चाहिए होगा तो जो वैल्यू आ रही है C1 अपॉन C2 की वो क्या होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये 1 से कम तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से क्या होगा, ज्यादा। तो C2 का वैल्यू अगर C1 से ज्यादा है तो log C1 अपॉन C2 का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दैट अगर सेल की वर्किंग करवानी है तो ई सेल पॉजिटिव चाहिए और उसके लिए मुझे C2 इज ग्रेटर देन क्या चाहिए, C1 चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन के साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए इस रेंज के क्वेश्चन को उठाया गया था ताकि एक कंसंट्रेशन सेल की आपसे बात हो सके, उसके कंस्ट्रक्शन की बात हो सके, उसके कॉन्सेप्ट की बात हो सके, उसकी ई नोट की बात हो सके, उसकी जो आप ई सेल पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे वो कैसे होगा वो आपसे बात हो सके। इसके साथ साथ में एक बात और बता देता हूं, जैसे जैसे सेल रिएक्शन प्रोसीड होगी आपको पता है एनोड चैम्बर का जो कंसंट्रेशन हो गया होगा इंक्रीज और कैथोड चैम्बर का जो कंसंट्रेशन हो गया होगा डिक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा जब एनोड और कैथोड दोनों चैम्बर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब C1 और C2 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। और उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, log C1 अपॉन C2 उसका वैल्यू log 1 और log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो वहां पर ओवरऑल जो आपका ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। और बच्चों यही कॉन्सेंट्रेशन सेल के इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो उस सिचुएशन में जो आपका सेल है वो वर्क करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अगर आपको सेल की वर्किंग करवानी है, कॉन्सेंट्रेशन सेल की वर्किंग करवानी है तो कैथोड चैम्बर की कंसेंट्रेशन को हाई रखें जिसे हमने नाम क्या दे रखा है यहाँ पर C2, और एनोड चैम्बर की कंसेंट्रेशन को लो रखें जिसको हमने यहाँ पर नाम क्या दे रखा है, C1। टाइम के साथ में दोनों कंसेंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगी और वही सेचुरेशन का पॉइंट है, वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और वही सेल की रिएक्शन के स्टॉप हो जाने का पॉइंट है। हाँ तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग ले रहे हैं इसमें हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रो का एक फ्यूजन लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें इक्वेशन दी हुई है PtH2BOH HAH2PT, यानी कि ये एनोड चैम्बर हो जाएगा आपका इधर वाला, और जो ये इधर दिया हुआ है ये आपका कैथोड चैम्बर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर प्रेशर कंसंट्रेशन प्रेशर देख लिया और जो आपका के बी की इंफॉर्मेशन थी उससे भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया।
एनोड की रिएक्शन क्या लिखी स्टूडेंट्स, H2 gives 2H पॉजिटिव और कैथोड की 2H पॉजिटिव gives H2। मेरे पास में जो इसका प्रेशर है वो P1 है और ये वाला प्रेशर है P2 है। इनकी कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है लेकिन मैंने इनका नाम अभी C1 C2 ले रखा है, ठीक है ना। अब यहां पर इनको पहले C1 C2 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट तो कंसंट्रेशन मेरे पास में H पॉजिटिव की अवेलेबल है नहीं, लेकिन BOH का मुझे क्वेश्चन में KB दिया हुआ और C दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो H पॉजिटिव है इट इज इक्वल्स टू क्या होगा KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या होती है अंडर KB अपॉन C होती है। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव है इट इज इक्वल्स टू KW अपॉन OH नेगेटिव और OH नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया अंडर KB अपॉन C से, तो KW का वैल्यू 10 टू द पावर -14 और जो KB दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर वो क्या दिया हुआ है 10 टू द पावर -5 और कंसंट्रेशन इसका कितना है 0.1 मोलर है। कैलकुलेट करूंगा इसको तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर -4 का अंडर रूट कितना होगा 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 10 की पावर +2 -14 और +2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12। तो बच्चों जो H पॉजिटिव फर्स्ट केस के अंदर आएगा जिसको अपन ने C1 नाम दे रखा है वो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -12। एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आयनिक इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन में अपन ये सीख भी जाते हैं। इसी तरीके से H पॉजिटिव 2 जो आएगा वो HA से आएगा और HA जो है ये यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास में HA इक्वल्स टू अंडर H प्लस एन की जो कंसंट्रेशन है अंडर K अपॉन C, इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास में अवेलेबल है भी सही, तो ये आ जाएगा अंडर K अपॉन C 10 टू द पावर -7 बाई 0.1, तो आ जाएगा 10 की पावर -3। अब बस इन वैल्यूज को अपन इक्वेशन में पुट करेंगे, E इक्वल्स टू E0 -0.0591/2 log base 10 C1 स्क्वायर किसका H पॉजिटिव 1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C2 स्क्वायर इंटू P1। यहाँ पर जो H पॉजिटिव 1 आया वो 10 टू द पावर -12 था उसका स्क्वायर, और जो मेरे पास में P2 है उसका वैल्यू 0.1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसी तरीके से ये 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर और जो P1 है वो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसको मैं ओवरऑल जब कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू जो मेरे पास में आएगी ये वैल्यू आएगी 0.57 वोल्ट। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन में जो 2-3 बातें डिफरेंट थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इनसे रिकवर कैसे करें, तो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का आइडिया दिया जिसमें वीक बेस BOH से अगर मुझे H प्लस चाहिए तो पहले OH माइनस लूंगा, OH माइनस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट KB अपॉन C, एंड रिलेशन क्या है H पॉजिटिव इक्वल्स टू KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव आपने फाइंड किया है उसे अपॉन में रखें KW के, तो आपके पास में H पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी प्रोसीजर आपके सामने मैंने रखा है, बहुत अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आप इसको भी तैयार करें। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इन सेशंस को अटेंड भी किया होगा। अब बस मैं आपको एक पर्टिकुलर सजेशन ये देना चाहता हूं कि केवल सजेशन ये जो अपने सेशंस अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। सेशंस में तो आप वेराइटीज सीख जाते हैं, लेकिन इन वेराइटीज को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है तो सबसे पहले अपने सगे हाथों से इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर इसके बाद में इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जहां भी गलती हो रही है उसको फोकस करें, क्यों गलती हुई, क्या रीजन रहा और शॉर्ट ट्रिक क्या बना सकता था। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी तैयार हो जाएंगी और न्यूमेरिकल इतना इजीली आपके साथ में डील होता चला जाएगा। अब बस एक बार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक बार अगर आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया, फॉर्मूला कैसे पुट करना है, यूनिट्स का ध्यान रखा, कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है और वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन की थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अगर हमने लेना सीखा, तो बच्चों आपको ये पोर्शन इतना इजी लगने वाला है और इजी लगने के साथ साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक आप अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो भी हमारी तरफ से वर्कशीट्स मिल रही हैं और ऑलरेडी जो मॉड्यूल्स आपके पास है, पेपर आपके पास प्रीवियस जो अवेलेबल है, उन सबसे आप इस चैप्टर को फिर से एक बार तैयार कीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा जब आप लोग प्रैक्टिस के सेशन में जाएंगे।